हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल गोस्वामी योर ट्रेनर। सो जैसे कि आपका यूनिट 5.3 में यूनिट 1, 2, 3 यहाँ तक का आपका कंप्लीट किया था मैंने। यूनिट 5.3 में आपके जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2, जैसे कि मैं इस बारे में बात करूँ तो दैट इज आपका चल रहा था, जिसपे आपका था इंश्योरेंस से रिलेटेड था, और आपका ये कैसे किस तरह से हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट, ठीक है, और कैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने बताया था। इंश्योरेंस आपके बताया था कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, कैसे आप उसका इंश्योरेंस का क्लेम कर सकते हैं पर्टिकुलर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप की आपकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं इंश्योरेंस सेक्टर्स में। तो ये सब आपको मैंने इसमें यूनिट 5.3 में आपको यहाँ तक का बताया था। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसी में, दैट इज पार्ट 4। इसमें हम जा रहे हैं पढ़ने के बारे में बताता हूँ आपको मैं। इसमें आपका होगा सब कुछ रिलेटेड रहेगा ऑनलाइन बैंकिंग पर। तो बात हो रही है ऑनलाइन बैंकिंग की। आजकल के टाइम पर जैसे कि कुछ टाइम पहले इन एंशिएंट टाइम, जब यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, जब आपके पास ना तो इसके स्मार्टफोन थे ना एंड्रॉइड फोन थे किसी के पास, ठीक है, पर्टिकुलर किसी को इतना नॉलेज नहीं था ऑनलाइन की कैसे फैसिलिटीज होती है, कैसे हम पर्टिकुलर यूज करते हैं। बट आज के टाइम पे बात करूँ तो आज के हर एक पर्सन को नॉर्मल जितना भी है सबको पता है कि ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है, कैसे आप अपने घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा। तो ऑनलाइन बैंकिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप घर बैठे, सिंपल सी बात है, जहाँ आप घर बैठे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को पर्टिकुलर। आप चाहे तो अपने कंट्री से लेकर के फॉरेन कंट्रीज भी क्यों ना कर सकते हो। इससे आपको एडवांटेज इससे होता है कि आप इसको एटीएम की लाइन में नहीं लगना पड़ता, बैंक की लाइन में नहीं लगना पड़ता, आपका टाइम बचता है। ये सारा का सारा आपका ऑनलाइन एक बैंकिंग होता है। ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से आप घर बैठे आप अपने किसी भी सिचुएशन में कोई किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में क्यों ना हो, आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं। उसके बाद साथ ही साथ हम बात करें तो अगर ऑनलाइन बैंकिंग में आपको एडवांटेज इस टाइप से मिलता है कि आपको इसमें आपका पैसा प्रोसेस सिक्योर रहता है, किसी तरह से आपको यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आपका कहीं भी लीकेज होने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। बट हमें ध्यान रखना होता है कि ऑनलाइन बैंकिंग के टाइम पर कि आपको किसी तरह का कोई फ्रॉड कॉल ना आए हो, या फिर किसी तरह का कोई फ्रॉड ओटीपी वगैरह अगर आपके पास आता है तो उसको किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है। तो ऑनलाइन बैंकिंग के हमारे जो पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं जो आपको बैंक के ही माध्यम से मिलता है, इसके लिए आपको पर्टिकुलर कुछ नहीं करना होता। जब आप बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं तो आप वहाँ पर उनको ट्रांसफर हो, जब आप अकाउंट खोलते हैं तो ओपन आपको जब फॉर्म मिलता है तो आप वहाँ पर उनको बेसिकली आप उसके टाइम पर जैसे बोलते हैं ऑनलाइन बैंकिंग का अगर आप फैसिलिटी लेना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटीज लेना चाहते हैं, तो आप उस फॉर्म पे फिल कीजिए। बाकी आपको जो भी बैंक का प्रोसेस रहता है वो आपको पर्टिकुलर उसके बारे में समझा देते हैं। आज के टाइम पर ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, लाइक हम बात करें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये ऐसे कुछ बेसिक जो ई प्लेटफॉर्म ऐप्स हैं जो कि आप इनके द्वारा घर बैठे आप इनको यूज कर सकते हैं, और आप अपने किसी भी सिचुएशन में आप इसको पैसे को कहीं भी भेज सकते हैं। आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो इसके बारे में किसी को स्कूल की कॉलेज की फीस सबमिट कर सकते हैं, बहुत सारे घर बैठे ऑनलाइन रिजर्वेशन करा सकते हैं। ऐसे कई सारे माध्यम हैं जिसके द्वारा आप ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा को उठा सकते हैं। बैंक के बारे में बात करें तो पहले के टाइम पर क्या होता था कि लोग वहाँ पर देखते थे कि कितनी भीड़ रहती थी, रश बहुत ज़्यादा था, जिसमें क्या होता था लोगों को काफ़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, कभी सर्वर का फेल हो जाना, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता था। लेकिन क्या होता है कि जब से ऑनलाइन बैंकिंग आया तो अब लोग उस बैंक से भी बचने लगे, बैंक की भीड़, एटीएम की भीड़ से बचने लगे, घर बैठे ही लोग उस चीज़ को यूटिलाइज करने लगे। कई तरह के जो प्रोसेस होते हैं ऑनलाइन बैंकिंग में, हमारे ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से बात करूँ तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है जैसे आप घर बैठे इसको यूज कर सकते हैं, लाइक एनईएफटी होता है, इसी तरह से आरटीजीएस होता है, आईएमपीएस होता है, इंटरनेट बैंकिंग होती है। ये सारे कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसका मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये सारे के सारे आपके बेसिक कुछ इसके प्लेटफॉर्म है जो हमारे ऑनलाइन बैंकिंग के सेक्टर में ही यूज किए जाते हैं। जो अब सबसे पहले जो मैंने बताया इसमें आपको एनईएफटी, आरटीजीएस, ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है। तो पहले जो मैं बात करूंगा, इंटरनेट या ऑनलाइन बैंकिंग खाता धारकों को लैपटॉप या किसी भी स्थान से अपने खाते को उपयोग करने देती है। इस प्रकार निर्देश जारी किए जा सकते हैं किस खाते तक पहुंचने के लिए खाता धारकों को केवल अपने विशिष्ट कस्टमर आईडी नंबर और पासवर्ड का उपयोग करना होता है। सपोज बात करें किसी भी एक बैंक के बारे में, तो हर एक अपना बैंक अपना इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है अपने कस्टमर्स को। कस्टमर का क्या होता है कि वो अपने ऑनलाइन बैंकिंग के लिए सबसे पहले इस पोर्टल पे जाता है, बैंक की पोर्टल पे जाएगा, बैंक की पोर्टल पे जाने के बाद उसको वहाँ पे रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने यानी साइन अप करने के बाद आपको वहाँ से कस्टमर आईडी मिलती है, आपको वहाँ से कस्टमर आईडी मिलती है,
और एक पासवर्ड जनरेट होता है। कस्टमर आईडी और पासवर्ड जो आपको जनरेट होता है, इसको आपको सिक्योर रखना होता है, किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है। फिर आपको क्या होता है कि जब आप लॉगिन करते हैं, जब आप देखते हैं लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे अपना कस्टमर आईडी डालना होता है और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है। फिर जैसे ही आप इसको लॉगिन करते हैं तो आपका जो भी ऑनलाइन बैंकिंग की पूरे प्लेटफॉर्म ओपन कराते हो, जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। आप इसको मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, यहाँ से किसी तरह की कोई क्वेरीज डालना चाहते हैं, कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं बैंक से, एक पर्टिकुलर पूरा प्लेटफॉर्म तैयार रहता है जहाँ पर आप बैंक की सारी फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे इसमें कई तरह के होते हैं, जैसे कि बैंक के अकाउंट के बारे में आपको अकाउंट बैलेंस चेक करना है, आपको स्टेटमेंट वगैरह निकालना है कि प्रीवियस आपके लास्ट 1 मंथ में कितना पेमेंट हुआ है, किस तरह के आपका पेमेंट से कोई डिडक्ट हुआ है, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो आप इसके ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से घर बैठे ही आपको सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, जैसे स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि लोगों को पासबुक जनरेट होता था, तो इसके लिए बैंक लाइन में लगने के बाद फिर कस्टमर उसको बैंक एम्प्लॉय के पास जाने का, तो उसको वहाँ से पासबुक प्रिंट कराता था, देन उसका स्टेटमेंट वहाँ पे जनरेट होता था, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता था, डिफिकल्टीज आती थी। बट ऐसा आज के टाइम पर आप इसकी चीज़ों को बहुत ईजिली वे में घर बैठे ही आप इसको चीज़ों को अपने आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि कैसे आपको स्टेटमेंट देखना है, कैसे आपको कोई अपना ई स्टेटमेंट देखना है, मिनी स्टेटमेंट चेक करना है, कोई आपका बैलेंस अकाउंट चेक करना है, किस तरह कोई डिडक्ट हुआ पैसा, कोई कटौती हुई, तो आप इसको घर बैठे भी चीज़ों को यूज कर सकते हैं। आप इसके बाद जो बात हो रही है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक फंड्स का कैसे ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को बताता हूँ मैं आपके लिए। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर की, फंड्स ट्रांसफर मतलब कि पैसे को किस तरह से हस्तांतरण करना, मतलब ट्रांसफर करना थ्रू वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन, कैसे आप इसको घर बैठे एक दूसरे से आप पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी से पैसे को अपने पास भी रिसीव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एक बैंक साधनों का ही उपयोग है, जैसे कि इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग से घर बैठे आराम से धन को आप अपने जो भी पैसा है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रॉनिक गेटवे के माध्यम से फंड्स ट्रांसफर करना अत्यधिक सुविधाजनक है। ऑनलाइन बैंकिंग की सहायता से आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं, जैसे कि बात हो रही कि घर बैठे आप चीज़ों को कैसे यूज कर सकते हैं, आप पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बहुत सिंपल सा स्टेप होता है, ठीक है। अब इसके द्वारा जो बात करता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप काम कर सकते हैं। एक ही बैंक में अपने खातों में फंड ट्रांसफर करना, ठीक है, एक ही बैंक से एक ही बैंक में विभिन्न खातों के बीच फंड ट्रांसफर करना। सपोज कीजिए यहाँ पे 2 कस्टमर हैं हमारे पास, ठीक है, एक का है पीएनबी का अकाउंट है और एक का एसबीआई का अकाउंट है, और आपको मनी ट्रांसफर करना है यहाँ पर उनके लिए। तो आप इसके लिए भी चाहे वो दूसरे ही बैंक का क्यों ना हो, आप तब भी आप इजीली इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर सपोज दोनों ही एसबीआई के ही क्यों ना हो, ये भी एसबीआई का पर्सन है, ये भी एसबीआई का, तो भी आप इसको इजीली वे में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इससे आपको ये भी देख सकते हैं कि चाहे कोई भी पर्टिकुलर दूसरे बैंक का ही कस्टमर क्यों ना हो या फिर आपके सेम बैंक का ही कस्टमर क्यों ना हो, आप दोनों में इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। आप इसके साथ साथ एनईएफटी कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग में जो हमारे प्रोसेस आते हैं, जैसे मैंने बताया था एनईएफटी, उसके बाद जो मैंने बताया था आरटीजीएस, उसके बाद मैंने बताया था आईएमपीएस, ठीक। यानी एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और आईएमपीएस होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज मोड, ठीक। तो ये सारी की सारी चीजें होती है जो आपको ऑनलाइन बैंकिंग में जो फैसिलिटीज मिलती है हमारे लिए। जैसे कि मैंने बात बताई थी, ऑनलाइन बैंकिंग में आपकी किस चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला जो हमारा होता है एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, उसके बाद जो आता है आपका आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, देन उसके बाद आपका जो आता है दैट इज आईएमपीएस, इमीडिएट मोड पेमेंट सर्विस, ठीक है।
जो आपके 3 पार्ट है जो ऑनलाइन बैंकिंग में आपको फैसिलिटीज देते हैं, बैंक की तरफ से मिलती है ये फैसिलिटीज। कस्टमर इनका कैसे आपको यूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको पेमेंट को कितना पर्टिकुलर यूज करना है, किस तरह का आपको पेमेंट चाहिए। सपोज किसी इमरजेंसी में है तो आपको कौन से इन तीनों में से यूज करना है वो बताता हूँ, या सिंपली आपको किसी नॉर्मल छोटे से पेमेंट को भेजना है तो आप इनमें से कौन सा वाला यूज कर सकते हैं। तीनों आपको बेनिफिशियल मिलते हैं, हालांकि तीनों ही बेनिफिट वाले होते हैं आपके लिए, बट डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से कौन सी चीज़ों की समय पर जरूरत पड़ रही है। तो सबसे पहला जो बात हो रही है यहाँ पर हमारे बारे में एनईएफटी की। एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यह पैसे ट्रांसफर करने का आपको एक संबंधित बैंक खातों से किसी भी दूसरे खातों में इलेक्ट्रॉनिक ढंग से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर इसको अनुमति देता है आपके लिए, या तो उसी बैंक में फिर किसी अन्य बैंक के खाते में आप एनईएफटी का उपयोग खातों के बीच में फंड ट्रांसफर करने के लिए व्यक्ति या किसी भी कॉर्पोरेट या किसी फर्म के द्वारा आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था उस टाइम, सपोज 2 कस्टमर है, यहाँ पर हमारे एक का पीएनबी का अकाउंट है, आपका एक दूसरा एसबीआई का अकाउंट है। इसी तरह से सेम एक चल रहा है एसबीआई का, ये भी है और ये भी एसबीआई का है। तो आप इसमें दोनों प्रोसेस में आप इसका एनईएफटी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों में ही आप एनईएफटी का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में आप सिंपल देख सकते हैं, चाहे वो पीएनबी और एसबीआई का, मतलब एक बैंक का दूसरा है, दूसरा कस्टमर दूसरे बैंक का है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें आप एनईएफटी भी कर सकते हैं, हालांकि यूज कर सकते हैं। और सेम बैंक, दोनों कस्टमर सेम बैंक के ही क्यों ना हो, तब भी आप एनईएफटी का यूटिलाइज कर सकते हैं। एनईएफटी के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो ट्रांसफर करने वाला बैंक का नाम, ट्रांसफर करने वाले बैंक का नाम होना चाहिए आपके पास। एनईएफटी में जो हमारा सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है दैट इज कि कस्टमर के सबसे पहले बैंक कौन सा है वो सब पता होना चाहिए। एनईएफटी के लिए आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले जो होता है कस्टमर का बैंक ट्रांसफर, जो भी ट्रांसफर करने वाला बैंक का नाम होना चाहिए। 2 बातें हो रही यहाँ पर, एक तो होता चाहिए ट्रांसफर बैंक और एक होता है डेस्टिनेशन बैंक। सपोज बात हो रही है ट्रांसफरिंग बैंक, मान लीजिए यहाँ पे पीएनबी हो गया, यानी कि एक कस्टमर जो है जो ट्रांसफर कर रहा है अपने बैंक अकाउंट से उसका पीएनबी का अकाउंट है, और जो डेस्टिनेशन कहाँ पहुँच रहा है एसबीआई के अकाउंट है। तो 2 चीज़ें आपके लिए सामने होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर कर रहा है तो किसी कस्टमर के बैंक अकाउंट पे करना है, तो डिपेंड आपको देखना है कि वो पीएनबी का कस्टमर है और उसको एसबीआई में भेजना है। हालांकि पीएनबी से पीएनबी भी हो सकता है, एसबीआई से एसबीआई भी हो सकता है, कोई इसमें इशू नहीं आता आपके लिए। इससे पहले कि आप एनईएफटी के माध्यम से किसी भी ट्रांसफर करते हैं पैसे को, तो आपको एक बेनिफिशियरी का रजिस्टर करना होगा जो फंड ट्रांसफर करने वाला है। इस रजिस्ट्रेशन को पूरा करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे अकाउंट होल्डर नेम, हमें सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है कि अकाउंट होल्डर का नाम क्या है। सपोज आप किसके अकाउंट में पैसा भेज रहे हो उसका नाम पड़ेगा। उसके बाद आपका आएगा अकाउंट होल्डर के बैंक अकाउंट का ट्रांसफर नंबर, यहाँ पे आएगा आपका बैंक अकाउंट नंबर। तो सपोज यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर कुछ भी हो सकता है, वो हमारा नाम कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर के बाद आपका जो मेन पार्ट होता है दैट इज आपका उसके बैंक का नाम क्या है। बैंक का नाम आप सपोज पीएनबी कर दिया मैंने यहाँ पर। इसी के बाद उसके बाद जो लिखा था आपका आईएफएससी कोड, या आईएफएससी कोड आपका सपोज पीएनबी का अकाउंट है तो पीएनबी का तो पीयूएनबी से स्टार्ट होता है। हर एक बैंक का अपना अपना अलग अलग होता है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूँ तो उनका बीओबी से स्टार्ट होता है, बाकी कोड जो होता है वो पर्टिकुलर बैंक पे आपके अकाउंट से रिलेट करता है। सपोज बात कीजिए, अगर बात करता हूँ पीएनबी का अकाउंट है और कस्टमर का जो बैंक अकाउंट स्टार्ट हो रहा है सपोज कीजिए 4085 से, तो उसका आईएफएससी कोड बन जाता है PUNB 4085। बाकी वो डिपेंड करता है हर एक कस्टमर का किस तरह से आपका आईएफएससी कोड जनरेट करता है बैंक आपके लिए। एसबीआई का एसबीआई एंड से होता है, बीओबी का बीओ से होता है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का ओटीसी से होता है। ऐसे डिफरेंट जितने भी बैंक है आपके, हर एक बैंक का अपना पर्टिकुलर आईएफएससी कोड रहता है। कोड इससे आपका जनरेट हो जाता है, जो भी आपका अकाउंट रहता है अकाउंट से आपको मैच करता है, ये आपका कोड जो होता है बैंक आपको अपनी तरफ से जनरेट करके देता है।
तो हमने जैसे इसमें चीजें बताई जो आपको जरूरत पड़ती है एनईएफटी में। आप जब सपोज किसी भी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो कस्टमर का सबसे पहले आपको उसका नाम पता होना चाहिए, अकाउंट होल्डर नेम जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए, उसके बाद जो बात होती है बैंक, उसका बैंक अकाउंट नंबर क्या है। बैंक अकाउंट नंबर के बाद आपको जो थर्ड पॉइंट जरूरत पड़ती है, आपको उसका बैंक का नाम क्या है, उस बैंक का नाम डालते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको एफएससी कोड जनरेट करना पड़ता है। इस तरह से ये एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हालांकि आप इसके साथ साथ आप चाहो तो गूगल पे का जो आता है एक ऐप आता है, इसके थ्रू भी आप पैसे भेज सकते हैं। उसमें भी ये सारी चीजें प्रोसेस में आती हैं आपको। या आप आज के टाइम पर आप सिंपल सी बात करें तो हम उसको मोबाइल नंबर के द्वारा भी पैसे भेज सकते हैं, वो उसको मैं आगे बताता हूँ आपको। तो ये हमारा जो एनईएफटी जिसके बारे में बात होती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के बारे में बात होती है। तो सिंपल सी बात होती है, इसमें सबसे पहले आपको ट्रांसफर करने वाले बैंक का नाम पता होना चाहिए और जिस बैंक में भेज रहे हैं उसका बैंक का नंबर पता होना चाहिए या फिर उसका अकाउंट पता होना चाहिए। दो लोग के बीच में ट्रांसफरिंग होती है, पर्टिकुलर उसके होल्डर का नाम पता होना चाहिए, उसके अकाउंट का नंबर पता होना चाहिए, उसके बैंक का नाम पता होना चाहिए, उसके बाद उसकी आईएफएससी कोड पता होना चाहिए। तो एक तरह से ये एनईएफटी का प्रोसेस आपको यहाँ पे कंप्लीट माना जाता है। इसी तरह से अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज आपका आरटीजीएस क्या होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज हमारा है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में? यह इसका भी यूज आपको पैसे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, जो एक बैंक से दूसरे बैंक में वास्तविक समय पर ग्रॉस के आधार पर फंड ट्रांसफर करने के लिए देती है। ट्रांसफर राशि को एक बैंक से दूसरे खाते से घटाया जाता है और दूसरे बैंक में तुरंत डाल दिया जाता है। आरटीजीएस भुगतान गेटवे को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए रखा जाता है। बैंकों के बीच ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है। आरटीजीएस को बहुत बड़ी राशि को ट्रांसफर करने के लिए व्यक्तियों, कंपनी या फर्म द्वारा उपयोग किया जा सकता है। आरटीजीएस के माध्यम से फंड भेजने से पहले आपको एक ऑनलाइन बैंकिंग खातों को माध्यम से बेनिफिशियरी और उसके विवरण को जोड़ना होता है। सिंपल सी बात करते हैं, डीपली ना जाकर के हम सिंपल सी बात करें, जब आपको बहुत बड़े लार्ज अमाउंट, सपोज कीजिए आपको यहाँ पर मिनिमम आपको यहाँ पर कोई 50 लाख का पेमेंट करना है, ठीक है। आपके दो अकाउंट चल रहे हैं, सपोज कीजिए एक पीएनबी का हो गया और दूसरा भी आपका एसबीआई का हो गया। अब आप चाहते हैं कि मेरा ये पूरा का पूरा पैसा जो 50 लाख का अमाउंट जो है पूरा एसबीआई में ट्रांसफर हो जाए। तो ये क्या होता है, आरटीजीएस प्रोसेस किस लिए यूज किया जाता है? जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े फर्म्स जो चलाते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो आरटीजीएस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो इसका यूज होता है वो हमारे बड़े अमाउंट पर यूज किया जाता है। जिसमें क्या होता है कि कस्टमर चाहता है कि मेरा एक अकाउंट से पूरा पैसा निकाल करके दूसरे अकाउंट में पूरी तरह से ट्रांसफर किया जाए। तो सपोज कीजिए 50 लाख का अमाउंट सपोज अभी आपके पीएनबी के अकाउंट में है, आप चाहते हैं कि पूरा पैसा यहाँ से ट्रांसफर होकर के इसमें आके ट्रांसफर हो जाए। तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है दैट इज आरटीजीएस। आरटीजीएस को भी इंटरनेट के ही द्वारा किया जाता है, हालांकि इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि ये आरबीआई द्वारा गेटवे उसमें प्रोसेस चलता है, पूरी तरह सर्वर जिसमें पूरी तरह से आरबीआई का कंट्रोल रहता है। तो इसमें किसी तरह का आपका अमाउंट का कहीं भी डिडक्ट होने या फिर किसी तरह का कोई फ्रॉड होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते। एनईएफटी के प्रोसेस में क्या होता है, उसमें आप छोटे से अमाउंट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो 50 रुपए से लेकर के 50,000 कितना भी क्यों ना हो। लेकिन एनईएफटी का जो आरटीजीएस में जो क्या होता है, बड़े अमाउंट के डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आरटीजीएस में हमारा क्या होता है कि हमारा जो बड़े अमाउंट का जो डेटा होता है हम उसको पर्टिकुलर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से पूरी तरह से खाली करने के लिए यूज करते हैं। आरटीजीएस में जो जैसे कि मैंने बताया कि इसका यूज कहाँ होता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, हमारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनका एक अकाउंट में सपोज वो चाहते हैं कि पूरा पैसा वो निकाल करके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। इसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बेनिफिशियरीज नेम, बेनिफिशियरीज नेम कह सकते हैं यहाँ पर जरूरत पड़ती है। उसके बाद उसके बैंक अकाउंट का नंबर पता होना चाहिए आपको, इसको मैं से समझते हैं आप देखिए।
जैसे हमने एनईएफटी में देखा था कि उसमें आपको बैंक अकाउंट का नंबर पता होना चाहिए, अकाउंट होल्डर नाम पता होना चाहिए, उसके बाद उसके बैंक का नाम पता होना चाहिए, और आरटीजीएस उसके सपोज एनईएफटी करते उसके एफएससी कोड के बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह से इसमें भी कुछ आरटीजीएस में भी कुछ प्रोसेस होते हैं कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए, लाइक बेनिफिशियरी नेम। हमें जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है वो बताता हूँ। बेनिफिशियरी का नाम पता होना चाहिए यहाँ पर आपको, उसके बाद बेनिफिशियरी बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, सॉरी बैंक एड्रेस पता होना चाहिए आपको, बैंक एड्रेस पता होना चाहिए। उसके बाद जो होना चाहिए उसका अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, बेनिफिशियरी का ही अकाउंट नंबर पता होना चाहिए आपको, यहाँ पर अकाउंट नंबर मालूम होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है उसका आईएफएससी कोड, बेनिफिशियरी का ही आईएफएससी कोड पता होना चाहिए। तो इसमें कुछ चीजें बस वही रहती हैं, सब कुछ वही होता है, कुछ चेंज नहीं है। जैसे हमने एनईएफटी में जो प्रोसेस किया था वही प्रोसेस इसमें भी था आपका। ये भी दो लोगों के बीच में ही होता है, एक सपोज एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में ही ये भी ट्रांसफर होता है। इसमें भी आपको सारी पर्टिकुलर चीजें होती है, इसमें एड्रेस होना चाहिए बैंक का, अकाउंट नंबर पता होना चाहिए आपको, आईएफएससी कोड। ये हमारा हाई, क्योंकि हमारे बड़े अमाउंट का डेटा जो ट्रांसफर करना होता है तो इसमें पर्टिकुलर आपका जो आरटीजीएस हम तभी यूज कर सकते हैं जब आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी हो, जहां पर आपके लिए सर्वर का किसी तरह का वहाँ पे कोई फेल होने के चांसेस कम हो। क्योंकि क्या होता है पर्टिकुलर आपका जब सपोज कोई बड़े अमाउंट का डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, उस बीच में सर्वर डाउन हो जाने से क्या होता है आपका पैसा कहीं ना कहीं एक जगह पे जाकर के रुक जाता है। हालांकि इसमें कोई फ्रॉड नहीं होता है, वो कुछ टाइम पीरियड बाद जब आपका सर्वर ठीक होता है तो आपका पैसा फिर अकाउंट में ट्रांसफर होकर आ जाएगा। बट ध्यान रखना होगा कि जब समय पे जब इंटरनेट की जहाँ पे बैंक फैसिलिटीज पूरी तरह से आपको कंप्लीट मिले। तो ये हमारा कुछ आरटीजीएस का जो रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट, जो एक वास्तविक समय, रियल टाइम मतलब एक वास्तविक समय पर आप पूरा किसी भी सेटलमेंट को पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे हैं। ये क्योंकि आपको हम क्या समझते हैं, इसको हम बोलते हैं वास्तविक समय। रियल टाइम मतलब होता है वास्तविक समय, एक पर्टिकुलर टाइम पर कम टाइम के अंदर ही आपका पूरा पैसा एक अकाउंट से पूरी तरह से खाली होकर के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, दैट इज आरटीजीएस। नेक्स्ट दैट इज आपका है आईएमपीएस। जो हमारी नेक्स्ट बात हो रही है दैट इज आईएमपीएस के बारे में, इमीडिएट पेमेंट सर्विस मोड। आईएमपीएस का मतलब ये होता है कि इमीडिएट, पी से पेमेंट, एस स्टैंड फॉर सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट मतलब होता है कि तुरंत, किसी भी सर्विस मतलब पेमेंट करने की जो भी सर्विस है उसकी सुविधा को आप तुरंत इस्तेमाल करना चाहते हैं। बताते इसके बारे में। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत किसी भी पेमेंट को, सर्विसेज को उपलब्ध कराना। यह एक वास्तविक समय इंटरनेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करना के लिए भारत में बैंकों के बीच तुरंत ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। आईएमपीएस अपने उपयोगकर्ताओं के मोबाइल बैंकिंग और एसएमएस दोनों के द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग से तुरंत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर भुगतान करने में सक्षम करता है। इसका उपयोग एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है। आईएमपीएस के भीतर, आईएमपीएस के दिन 24 घंटे के द्वारा या सप्ताह के 7 दिन दोनों टाइम पर उपलब्ध रहते हैं ये आपके लिए। यह प्रणाली एक सुरक्षित हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर करने का गेटवे प्रदान करता है, पूरे किए गए आदेशों की तुरंत पुष्टि करता है। आईएमपीएस अपने कस्टमर्स को बेसिक आपको मोबाइल बैंकिंग या एसएमएस के द्वारा ही मोबाइल फोन के उपयोग से तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। मैंने जैसे बताया कि आपको किसी भी कस्टमर को बैंक से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो ऐसे कई सारे बैंक के आपके एप्लीकेशंस आती है, जैसे लाइक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह में भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप चाहे तो फोन पे से लेकर के यूज कर सकते हैं, गूगल पे से यूज कर सकते हैं। आपको तुरंत मोबाइल किसी भी एप्लीकेशन के द्वारा पैसे ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। इसमें आपका क्या होता है, सपोज हम बात करें गूगल पे के बारे में, तो इसमें भी आपको सपोज आपके कस्टमर का मोबाइल नंबर अगर आपको पता है और उसका उस गूगल पे पे आपका अकाउंट लिंक है, तो गूगल पे का अगर आपका अकाउंट लिंक है तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उस गूगल पे ऐप पे रहती है। यानी आपका अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट का बैंक का नाम और आपकी अकाउंट होल्डर है, तो ये सारी चीजें बैंक के पास रहती हैं। बस आपका एक मोबाइल नंबर छोटा सा काम यहाँ पे यूज करता है। जैसे सपोज आप, मैं यहाँ पे 2 पर्सन है यहाँ पे, सपोज कीजिए गूगल पे के 2 आईडी हमारी,
गूगल पे कस्टमर नंबर 1, और इसी तरह से यहाँ पर एक और गूगल पे का कस्टमर है कस्टमर नंबर 2। अब क्या होगा, सपोज कस्टमर A1 को कस्टमर 2 के पास पैसे ट्रांसफर करना है, तो इसके पास उसका एक मोबाइल नंबर होता है जो कि उससे रजिस्टर्ड रहता है बैंक अकाउंट से। ये क्या करता है, वो मोबाइल नंबर कस्टमर को देता है, ठीक है। कस्टमर उस मोबाइल नंबर पे जैसे ही उसको सेव करता है तो उस कस्टमर का पूरा नाम आ जाता है, नीचे बैंक अकाउंट नंबर आ जाता है, जो भी होता है। फिर उसके बाद जैसे ही उस पर क्लिक करता है, फिर वो पे के लिए ऑप्शन पे जाता है, उस पर सपोज उसने अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट एंटर किया, अमाउंट एंटर करने के बाद उसने यहाँ पर अमाउंट लिखा, जो भी जितना भी जमा करना है, सपोज कीजिए 20,000 अमाउंट उसको ट्रांसफर करना है यहाँ पर, तो वो अमाउंट लिखता है। उसके बाद सेंड का ऑप्शन दबाता है, तो जैसे ही सेंड ऑप्शन दबाता है तो पेमेंट का एक प्रोसेस चलता है बीच में, ये गेटवे प्रोसेस चलता है जो कि सर्वर से कनेक्ट रहता है आपके, जो भी आपके बैंक के सपोज पीएनबी का, तो पीएनबी के गेटवे प्रोसेस से वो सर्वर को कनेक्ट करता है। उसके बाद वहां से वो पैसा अमाउंट जैसे ही ट्रांसफर होता है वो कस्टमर टू दूसरे अकाउंट के दूसरे कस्टमर के अकाउंट में तुरंत वहां से पैसे ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन इसके लिए कस्टमर के पास पहले जो कस्टमर बना है वो बैंक की तरफ से एक ओटीपी जनरेट करता है, यानी कि इसके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है। उस ओटीपी को जैसे मानिए 6 नंबर का एक डिजिट का कोड होता है ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड, आपको जैसे ही उसको एंटर करते हैं उसके बाद ही आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि कस्टमर 1 से बैंक के पास भी एक ओटीपी इसलिए शेयर करता है कि ताकि उसको कस्टमर को भी एक बैंक के बीच में जो भी आपके बीच ट्रांसफर हो रहा है बैंक के पास भी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। तो आईपीएस का मतलब भी ये होता है कि आप इसमें भी कस्टमर को तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू द ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन। इसमें आपको क्या होना चाहिए, उसके मोबाइल नंबर पता होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। आपका बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर पता होना चाहिए, उसके बाद उसको कितना पैसा भेजना वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उसका मोबाइल का पिन, आपने जो भी कस्टमर आपने जैसे गूगल पे जो भी आपने पिन जनरेट कर रखा है उस पिन को भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा आईपीएस में हमारा ये बेसिक जो रोल होता है मैं आपको बताता हूँ फिर से। आईएमपीएस में जो हमारे बेसिक चीजें रहती हैं, सपोज इसमें आपको मोबाइल नंबर पता होना चाहिए कस्टमर का, उसका बैंक अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, उसके बाद आपको एक जो पिन होना चाहिए, आपके पास एक मोबाइल का पिन होता है जो भी आपने सपोज जनरेट किया होगा, गूगल पे की पिन होता है आपके पास, यानी कि इसको बोलते हैं एम पिन, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली इन सब चीजों को आपको पता होना चाहिए। और कस्टमर 1 से लेकर कस्टमर 2 के बीच में अगर ट्रांसफरिंग हो रहा है तो कस्टमर 1 के पास एक ओटीपी जनरेट होता है, उस ओटीपी को आप एंटर करते हैं तो आप उसको आगे प्रोसेस में जाते हैं, जैसे प्रोसेस में जाते हैं तो आप अपना मोबाइल पिन डालते हैं, मोबाइल पिन जैसे ही एंटर करते हैं पेमेंट वहां से सक्सेसफुल हो जाती है और कस्टमर 2 के अकाउंट में पैसा तुरंत पहुंच जाता है। तो ये आपका बेसिक आईएमपीएस के बीच में जो रोल प्ले करता है। तो हमने जैसे कि देख सकते थे कि आज जो मैंने टॉपिक आपको बताया दैट इज मोबाइल ऑनलाइन बैंकिंग के ऊपर आपका चल पूरा टॉपिक। ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटीज आप इसलिए करते हैं ताकि आप भी चाहते हैं कि घर बैठे हम इन सभी सुविधाओं को इस्तेमाल कर सकें। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, दैट इज उसका आईएमपीएस के बारे में इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज मोड। तीनों में ये डिफरेंस था कि इसमें भी आप इसमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं और इसमें पैसे, बट डिपेंड करता है कि एनईएफटी में हमारा अमाउंट जो होता है छोटे से अमाउंट पे काम करता है, आरटीजीएस में क्या होता है, इसमें आरटीजीएस में अमाउंट बड़े लेवल पे काम करता है। सपोज किसी एक कॉर्पोरेट फर्म्स या बड़ी बड़ी कंपनीज के बिजनेसमैन जो होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा पूरा पैसा सपोज कीजिए 50 लाख से लेकर 1 करोड़ जो भी पैसा उसका अमाउंट है वो चाहता है कि पूरी तरह से पैसा एक अकाउंट से खाली करके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो आरटीजीएस का यूज किया जाता है और ये तुरंत के टाइम पर होता है, वास्तविक समय पर होता है। आईएमपीएस भी ऐसे होता है लेकिन इसमें आपको किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के द्वारा आप इसका इस्तेमाल करते हैं, लाइक गूगल पे पे आप इसको अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बेसिक आपको ऑनलाइन बैंकिंग में जो पर्टिकुलर हमारे प्लेटफॉर्म थे वो इस तरह से वर्क करते हैं कि हमें देखना होता है कि हमें पैसा किस तरह से ट्रांसफर करना है और किस तरह से हमारे सभी पैसे जो जा रहे हैं कितने टाइम पीरियड के लिए जा रहे हैं और कितना हमारे इसमें यूटिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। हालांकि इसके कुछ जैसे मैं बता दूं आपको कि सेटलमेंट्स के बारे में, इसमें जो सेटलमेंट चलता है वो एक बैच के फॉर्म में चलता है, आरटीजीएस में जो सेटलमेंट चलता है एक पर्टिकुलर तुरंत के टाइम पर चलता है, और ये भी आईएमपीएस ये भी यानी कि तुरंत। जैसे इसमें जो टाइमिंग की बात हो रही है, जो हमारे इसमें जो टाइमिंग की बात हो रही है एनईएफटी में जो टाइमिंग चलता है वो एक पर्टिकुलर बैच में चलता है, इसमें जो टाइमिंग चलता है वो तुरंत चलता है, रियल टाइम पर चलता है।
यानी कि पेमेंट जो होगा वो तुरंत का तुरंत हो जाता है। इसमें भी पेमेंट आपका रियल टाइम पे ही चलता है, ठीक है। क्योंकि एनईएफटी जब आप करते हैं तो क्या होता है, इसमें बैंक की तरफ से क्या होता है, कभी कभार उसमें वो टाइम लेते हैं। सपोज हो सकता है कि 6 से 7 घंटे का टाइम भी ले सकते हैं। आरटीजीएस में क्या होता है, आरटीजीएस में तुरंत के तुरंत पैसा ट्रांसफर किया जाता है। और रियल टाइम यानी कि इसमें भी ऐसे होता है, आईएमपीएस में सपोज आप गूगल पे से अगर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं तो इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 सेकंड्स आल्सो, ठीक है। इसमें जो फैसिलिटीज मिलती है आपको, सोमवार से शुक्रवार हमारे जो एनईएफटी का जो टाइम रहता है, कब ओपन कब रहता है, मंडे टू फ्राइडे। एनईएफटी कब होता है हमारा, एनईएफटी का प्रोसेस जो चलता है वो आपका मंडे टू फ्राइडे, यानी कि जिस टाइम बैंक आपके खुले रहेंगे आप एनईएफटी का यूज सभी कर सकते हैं। इसी तरह से आरटीजीएस के बारे में बात करूं, आरटीजीएस का जो टाइमिंग रहता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक रहता है। और इसमें जो टाइमिंग रहता है आपका पर्टिकुलर एनईएफटी में जो टाइम रहता है बैंक की तरफ से जो टाइम दिया जाता है वो प्रातः 8 से लेकर शाम 6:30 बजे तक रहता है। और वो आईएमपीएस के बारे में बात करूं तो आईएमपीएस को आप 24/7 किसी मतलब 24 घंटे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन से आप इसको घर बैठे किसी भी टाइम पर पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और पैसे ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस में जो मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए, इसमें आपका चाहे वो 1 रुपए ही क्यों ना हो, आईएमपीएस में जो बात करूं या आप इसमें 1 रुपए से लेकर के कितना भी अमाउंट जमा कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इसी तरह से एनईएफटी में भी आप इसमें भी मिनिमम अमाउंट लगभग 1 लाख तक कर सकते हैं, इसमें भी आप 2 लाख तक कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई बैरियर्स है यहाँ बीच में। हालांकि कुछ आरबीआई की तरफ से इसमें कुछ शुल्क लगते हैं, मतलब कुछ प्रोसेसिंग फीस जाती है। एनईएफटी में सपोज आपके डिपेंड करते हैं कि आप कितना पैसा भेजना है, 1 लाख से लेकर 10 लाख या 5 लाख से लेकर 25 लाख, तो डिपेंड करता है आरबीआई आपसे कितना वहां से प्रोसेसिंग फीस लेती है। इसी तरह से आरटीजीएस के टाइम पर भी जब बड़ा अमाउंट पैसा ट्रांसफर करता है, सपोज 5 लाख से लेकर 10 लाख, इससे ज्यादा भी अगर पैसा ट्रांसफर करते तो मे बी शायद आरबीआई के अनुसार आपके शायद 50 रुपए की प्रोसेसिंग फीस जाती है। डिपेंड करता है कि आपको कितना पेमेंट करना है और कितने का अमाउंट आपने वहां पे जनरेट किया है, तो वो प्रोसेसिंग फीस जाती है। इसी तरह से आईएमपीएस के टाइम पर भी बात करें तो आईएमपीएस में किसी तरह कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं जाती है, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है आपके लिए। तो ये हमारे कुछ इस यहाँ पर इसके फंड ट्रांसफर करने के टाइम पे कुछ हमारी स्कीम्स थी, जैसे एनईएफटी के बारे में बताया कि इसमें जब खुलने का टाइम होता है, जितना बैंक खुलता है वो उसी टाइम से चलता है। आरटीजीएस भी आपका जब बैंक खुलेगा वो उसी टाइम पर चलता है। आईएमपीएस तो 24/7 वर्किंग करता है। इसके बाद हमारे जो कुछ प्रोसेस है कि आपको इसमें जो मैंने बताया कि आपको पैसे कैसे ट्रांसफर किया जाता है, इसमें बैच में चलता है, ये रियल टाइम के फॉर्म में चलता है, ये भी रियल टाइम के फॉर्म में चलता है। तो पर्टिकुलर जो हमने ऑनलाइन बैंकिंग में जो देखा एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये पर्टिकुलर इस तरह से हमारे वर्किंग करते हैं। आज के प्रोसेस इस तरह से हमारा देख सकते हैं कि किस तरह से बैंकिंग फैसिलिटीज आप घर बैठे यूटिलाइज कर सकते हैं और बैंक से आपको यहाँ पे कितना आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो टॉपिक जो आपका था ऑनलाइन बैंकिंग का यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।